कुछ बनाने को दिए थे आप लोगों को, बना था? अच्छा ठीक। तो जो बोले थे बनाने को वही पहले करके बता देते हैं। हम लोग पहले कुछ समझ लेते हैं। फंक्शन क्या होता है सबको पता ना? फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड that is used to perform a set of action over the input। बेसिकली फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि दिए गए इनपुट के ऊपर अ सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके का नंबर डला हुआ है, राइट? अब मुझे इन नंबर के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम एक फंक्शन में इन नंबर्स को एज अ क्या पास करेंगे? इनपुट। इनपुट किसे कहते हैं? कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्ट करते हैं वो क्या है? इनपुट है। और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस पे जो वर्क करता है वो क्या था? प्रोसेसिंग है। और वर्क करने के बाद जो आउटपुट देगा, जो रिजल्ट देगा, वो क्या है? आउटपुट है। तो हमने फंक्शन का जैसा कि डेफिनेशन पढ़ा, ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्शन ओवर द इनपुट। अब देखो, जैसे कि हमने कहीं सम लिखा, तो माइट भी सम जो बनाया होगा जिसने, वो उसने कुछ ऐसा बनाया होगा। उसने कुछ ऐसे बनाया होगा कि लिखा होगा फंक्शन, फंक्शन क्या करो? सम करो। और सम में इसको कुछ इनपुट चाहिए, राइट? सम जिसने लिखा होगा उसने क्या किया होगा? कुछ यहाँ पे नंबर्स इनपुट लिया होगा, लाइक इस तरीके से n1, n2, n3, nn डाल देते हैं, जितने नंबर्स डालना है वो। और उसके बाद क्या किया होगा? उसके बाद एक ब्लॉक शुरू हुआ होगा। इस ब्लॉक में किया क्या होगा? तो इस ब्लॉक में किया ये होगा कि इसने सम किया होगा। क्या किया होगा? सबको जोड़ा होगा। तो कैसे जोड़ा होगा बताओ? या इसने क्या किया होगा? रिटर्न किया होगा। रिटर्न किया होगा। या फिर ऐसा समझ लो कि इसने यहाँ पे किया रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए क्या किया होगा? n1 प्लस n2 प्लस n3, इस तरीके से प्लस nn, मतलब आखिरी नंबर्स तक। उसके बाद क्या किया होगा? उसके बाद इसने प्रिंट कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? प्रिंट कर दिया होगा। किसको? रिजल्ट को, यही ना? और लास्ट में बंद हुआ होगा। अब सोचो कि मुझे मल्टीपल नंबर्स को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ा? एक लाइन, दो लाइन का कोड लिखना पड़ा। अब इन दो लाइंस के कोड को ना लिख करके सिर्फ हम कितना लिखेंगे तो काम हो जाएगा? सिर्फ हम सम लिखेंगे तो काम हो जाएगा? तो ये मल्टीपल लाइंस ऑफ जो कोड है, इस मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये सम। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सम। तो सम को क्या बोलेंगे हम? ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं। अब ब्लॉक ऑफ कोड को ही क्या बोला जाता है? फंक्शन बोला जाता है। और फंक्शन किस पर्पस से यूज होता है वो भी हमने लिख लिया। ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्शन ओवर द इनपुट। हम जो भी इनपुट करेंगे उसके ऊपर, जैसे हमने यहाँ n1, n2, n3, nn क्या किया? इनपुट किया। इस इनपुट पे सेट ऑफ ऑपरेशंस को जो परफॉर्म करेगा उस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कहेंगे? फंक्शन। तो देखो, एक बात याद रख लो कि एक्सेल के अंदर अगर हमें कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है ऑटोमेटिकली, क्या करना है? अगर हमें ऑटोमेटिकली किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है एक्सेल के अंदर, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा? फंक्शन का, है ना? तो हम कह सकते हैं टू ऑटोमेट एनी ऑपरेशन इन एक्सेल with the help of a function। आप एक्सेल के अंदर किसी भी ऑपरेशन को क्या कर सकते हो? ऑटोमेट कर सकते हो। चाहते हो कि ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म हो, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? फंक्शन का। तो फंक्शन से जुड़ी हुई पहली बात याद रखना है कि फंक्शन क्या होता है। दूसरी बात याद रखना है कि फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है। तो उसका क्या जवाब लिखेंगे? इसका जवाब सीधा सीधा ये होगा कि एक्सेल के अंदर अगर हमें किसी भी टास्क को ऑटोमेट करना है तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा? फंक्शन का इस्तेमाल होगा।
अब अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शन गिवन है किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। और अगर बात करें कि एक्सेल का जो मेन स्ट्रेंथ है वो क्या है, इसका फंक्शन ही है ना। आप कह सकते हो मेन जो पावर है या स्ट्रेंथ है ऑफ एक्सेल इज इट्स, एक्सेल का जो मेन पावर है, जो मेन स्ट्रेंथ है वो क्या है, उसका फंक्शन। अगर एक्सेल से फंक्शन को हटा दिया जाए तो एक्सेल इतना पावरफुल और इतना यूजफुल नहीं रह जाएगा हम लोगों के लिए किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब जैसे मान लो ना मुझे इन सारे नंबर को जोड़ना है, तो इन सारे नंबर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम। और फिर हमें बताना क्या पड़ेगा, इन सारे सेल का एड्रेस या वैल्यू डाल दें, दोनों में से कुछ भी। वैल्यू डाल देंगे तो बाद में चेंज करेंगे तो अपडेट नहीं होगा, और अगर एड्रेस डालेंगे तो सेल का वैल्यू चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। अब बताओ मुझे इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, उससे कोई फर्क पड़ा? तो हमने फॉर्मूला अगर कुछ भी लगाया, कोई भी फंक्शन लगाया, तो हमें ये नहीं चेक करना है कि उसके बैक के क्या मैकेनिज्म है। हमारे लिए क्या इजी है कि एक बार कोई फंक्शन बना करके रख दिया, हमें उसे क्या करना है, सिर्फ कॉल कर लेना है। ये जो हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। क्या करना, फंक्शन को कॉल करना। जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे इन दोनों की अगर बात करें इस ग्रुप में, तो ये लोग, अच्छा दोनों क्यों, देखो एक यहाँ भी बैठे हैं, इन तीनों का, तो ये तीनों अच्छे से समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा है फंक्शन का क्या कहानी है। तो फंक्शन एक्सेल के अंदर तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें हम खुद का भी फंक्शन बना सकते हैं। इसमें भी जब हम एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे तो एडवांस एक्सेल जिनका भी होगा उनको जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे VBA। तो वहाँ जब हम लोग VBA की कोडिंग करेंगे, मतलब एक्सेल के अंदर भी जब प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू करेंगे, तो वहाँ हम लोग फंक्शन बनाना भी सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे, फंक्शन बनाना भी सीखेंगे। अभी हम बने बनाए फंक्शन को सिर्फ यूज़ करना सीख रहे हैं। लेकिन इतना बात हमें बताओ कि फंक्शन का फ़ायदा आपको समझ में आ रहा है? अगर हम पूछें आपसे कि फंक्शन का मेन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो क्या बोलोगे? कौन बताएगा? वैष्णवी, नो आइडिया। और घटाने के लिए फंक्शन नहीं होगा। ये बोलोगे कि फंक्शन का मेन जो बेनिफिट है वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मेन क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मान लो एक काम को करने के लिए मुझे 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, अब उस काम को मुझे बार बार करना है, तो बार बार 10-10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा ना। तो 10 लाइन का कोड लिखने के बजाय अगर सिर्फ उसका नाम लिख दें और वो 10 लाइन के बराबर काम कर दे, तो 10 लाइन का जो कोड लिखा गया था बार बार उसे मैं क्या कर पा रहा हूँ, यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब आप एक कोड को लिख दो और बार बार उसको आप क्या कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उसे क्या कर सकते हो आप, यूज़ कर सकते हो। तो रीयूजेबिलिटी का मतलब यही हुआ कि एक बार आपने कोई कोड लिख दिया, उस कोड को आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो। तो फंक्शन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। सेम सेट ऑफ कोड्स को बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप लिख दो, बार बार उसको क्या कर सकते हो। क्या वैष्णवी समझ में आया? बता पाओगे आप? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ये मेन एडवांटेज है, मेन फ़ायदा है किसका, फंक्शन का।
अब देखो एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, हर फंक्शन का अपना अलग अलग यूज़ है। अब बात करते हैं कि किस फंक्शन का क्या यूज़ है। तो देखो फंक्शन की अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप का फंक्शन है एक्सेल के अंदर, अलग अलग टाइप का फंक्शन है। जैसे कुछ फंक्शन है जो अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, कुछ फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है। अगर हम बात करें कुछ फंक्शन है अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो किसके लिए यूज़ होता है, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए होता है, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए होता है। कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कि लुकअप के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, लुकअप ऑपरेशन के लिए। लुकअप का मतलब क्या होता है, लुकअप का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, खोजना। क्या करना, खोजना। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो टेक्स्ट ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। किसके लिए, टेक्स्ट को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। तो उसको क्या बोलेंगे। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो डेट एंड टाइम के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, डेट एंड टाइम ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। डेट एंड टाइम ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। तो अगर मुख्य रूप से मैं बात करूं कि एक्सेल में मुझे कितने अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़ने की ज़रूरत है, तो क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए एक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए करना पड़ेगा, लुकअप ऑपरेशन के लिए करना होगा, टेक्स्ट ऑपरेशन के लिए करना होगा, और डेट का स्पेलिंग बड़ा भयानक लिखा हूँ मैं, माय बैड, मैं इसे सुधार देता हूँ, डेट एंड टाइम ऑपरेशन के लिए। अच्छा ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए कौन कौन से फंक्शंस होंगे इसके अंदर, क्या हो सकता है, सबसे पहले जोड़ने का काम हो सकता है, तो क्या होगा, सम। फिर क्या हो सकता है, सम इफ। और फिर क्या हो सकता है, सम इफ हो सकता है ना। फिर क्या हो सकता है, काउंट हो सकता है, काउंट इफ हो सकता है, काउंट भी गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं, काउंट ए हो सकता है। क्या हो सकता है, काउंट ए हो सकता है, पहले जोड़ने के लिए, फिर क्या करने के लिए, गिनती करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए। अब इसके अलावा अगर बात करें, मतलब यहाँ हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ अलग अलग ग्रुप का है, जैसे कि मैथ के लिए अलग दिया हुआ है, लुकअप के लिए अलग, डेट के लिए अलग। तो मैथ में हम लोगों को अगर बात करें तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, सम हो सकता है, सम इफ हो सकता है, ये हमने लिख दिया नहीं। अब देखो काउंट भी कहीं लिखे होंगे, हम काउंट भी होगा कहीं, यहाँ पे होगा तो हमको बताना देख करके। यहाँ पे काउंट कहीं दिखा नहीं है, होना चाहिए। अच्छा कोई नहीं, अगर काउंट नहीं दिख रहा है तो काउंट किसी दूसरे कैटेगरी में रखा होगा, लाइक यहाँ पे आ जाते हैं लुकअप में। यहाँ पे देखो तो कहीं काउंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो नहीं रखा है। रिसेंटली यूज़ में देखो तो कहीं काउंट दिखा, हाँ रिसेंटली यूज़ में काउंट दिख रहा है। अब यहाँ पे इसके बाद हम बात करें काउंट के बाद, ठीक है सब नहीं दिखा फिर भी चलेगा। काउंट के बाद हमें क्या निकालना हो सकता है, मैक्स निकालना हो सकता है, क्या निकालना हो सकता है, मीन निकालना हो सकता है, सबसे छोटा निकालना हो सकता है। फिर मुझे क्या निकालना हो सकता है, स्क्वायर रूट निकालना हो सकता है। फिर हमें क्या निकालना हो सकता है, पावर निकालना हो सकता है। क्या निकालना हो सकता है, पावर निकालना हो सकता है। और फिर क्या, एवरेज निकालना हो सकता है। क्या निकालना हो सकता है, एवरेज निकालना हो सकता है। अब मान लो EMI कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है मुझे, EMI। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, PMT। क्या होता है, PMT होता है।
तो अगर हम बात करें यहाँ से तो अर्थमेटिक में और भी कुछ है, यहाँ से मैथ में देख लेते हैं। पीएमटी किसके लिए बताया सर? ईएमआई कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए? ईएमआई के लिए। सर पावर कैलकुलेट करने के लिए, जैसे 2 का पावर 8 चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? 2 का पावर 8 चाहिए, तो उसके लिए प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रोडक्ट का। अगर हमें कुछ राउंड वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? राउंड का। तो ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़फुल फंक्शन का नाम हमने लिख दिया। बाकी भी होता है कॉस और साइन ये सब, लेकिन मुझे उस लेवल का कुछ काम करना नहीं है कॉस और साइन का, तो कॉस साइन और टैन ए नहीं निकालना है, इसलिए मैंने उसको अभी स्किप कर दिया। जो मोस्टली यूज़ होता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब लॉजिकल में क्या होगा भाई? तो लॉजिकल में कंडीशन चेक करना होता है। तो लॉजिकल में जो सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे वो है इफ़। क्या है? इफ़। सबसे ज़्यादा जो हम लोग लॉजिकल फंक्शन यूज़ करते हैं वो है इफ़, एंड, और, है ना। तो देखो कहीं लॉजिकल दिखेगा तो हमको बताना। एंड इफ और लिखे हैं ना, एक इफ एरर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। तो क्या लिखते हैं? इफ एरर। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग। इफ, एंड, और इवन नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या? नॉट। तो ये चारों का चारों क्या है? लॉजिकल फंक्शन। अब हम बात करते हैं लुकअप ऑपरेशन का। किसका? लुकअप ऑपरेशन। अब लुकअप का मतलब होता है खोजना। क्या करना? तो खोजने के लिए हम सबसे पहले यूज़ किया जाता था लुकअप का ही, मतलब एक फंक्शन ही था जिसका नाम क्या था? लुकअप। अब लुकअप का भी 2 ब्रांच बना दिया गया, एक हॉरिजॉन्टली सर्च करने के लिए एच लुकअप और एक वर्टिकली सर्च करने के लिए वी लुकअप। तो इसका मतलब है कि हम बात किसकी करेंगे? वी लुकअप और एच लुकअप का। अब लुकअप के लिए और भी कुछ यूज़ किया जाता है, जैसे फ़िल्टर अगर करना है, फ़िल्टर करके भी तो हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं? सर्च करते हैं। तो देखो इसमें कहीं फ़िल्टर भी दिखेगा तो हमको बताना। वी लुकअप तो दिख गया, इंडेक्स और मैच भी है कहीं यहाँ पे। इंडेक्स और मैच भी होना चाहिए। ठीक है, अब डालेंगे क्या? इंडेक्स और मैच। ये भी बड़ा काम का है, इंडेक्स और मैच। तो उसके बाद क्या डाल देते हैं? फिल्टर। क्या डाल देते हैं? फिल्टर। फिर क्या डाल देते हैं? कॉलम। क्या डाल देते हैं? कॉलम। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लुकअप फंक्शन है। लुकअप का मतलब होता है खोजने वाला। कौन सा फंक्शन? खोजने वाला फंक्शन। अब लुकअप फंक्शन के बाद बारी आती है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट में जो हम लोग यूज़ करेंगे उसमें से सबसे ज़रूरी है लेंथ निकालने वाला। क्या निकालने वाला? लेंथ निकालने वाला। लेंथ के बाद जो निकालना होता है स्पेस हटाने वाला। क्या करने वाला? स्पेस हटाने वाला। जैसे कि मान लो ऐसे लिखे हम लोग कहीं पे, और NU के बाद हम ढेर सारा स्पेस दे दिए, या शुरू में भी हमने स्पेस दे दिया, विष्णु के पहले भी ऐसे। अब देखो ये थोड़ा स्पेस है, अब हम चाहते हैं स्पेस हटा दें, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रिम का। किसका? ट्रिम का। तो टेक्स्ट में जो काम का है लेंथ और आपका ट्रिम है। हाँ, कॉनकैट भी यूज़ करेंगे हम लोग, और कॉनकैट के बाद हम लोग जो नेक्स्ट यूज़ करेंगे, लेंथ तो हो गया, अपर लोअर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा, अपर लोअर हो जाएगा। ठीक है, क्या डालेंगे यहाँ पे? अपर, और क्या डालेंगे? लोअर, और उसके बाद क्या होगा? टेक्स्ट। ये बड़ा काम का है, टेक्स्ट। और टेक्स्ट के बाद फिर क्या था? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट के द्वारा जोड़ा जाता है अलग अलग टेक्स्ट को।
उसके बाद मुझे एग्जैक्ट चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, कैर और कोड भी होगा। क्या होगा? कैर और कोड भी होगा। क्या होगा? कैर और कोड होगा। कैर और कोड होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। ये सारे टेक्स्ट ऑपरेशंस के लिए। डेट के लिए, डेट के लिए टुडे होगा। क्या होगा? टुडे होगा। नाउ होगा। डेटेड, डेटेड इफ होगा। क्या होगा? डेटेड इफ होगा। देखो तो, डेट हो गया, टुडे हो गया, नाउ हो गया, जो काम का है, और डेटेड इफ हो गया। डेज 360 भी डाल सकते हो। ईओ मंथ होगा। हाँ, बढ़िया। ईओ मंथ होगा। मंथ, नाउ तो डाल ही दिए हैं, टुडे डाल ही दिए हैं। डेज ये डाल सकते हो, डेज 360 डाल सकते हो। ईओ मंथ्स डाल सकते हो, ये भी काम का है। तो डेट और टाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये रहे। अब एक अदर फंक्शंस का लिस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अदर का। अदर में जैसे कि हमने याद करो क्या किया था? इनडायरेक्ट। याद किसके लिए यूज़ किए थे? डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाने के लिए इनडायरेक्ट का यूज़ किया था। हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हो लिंक करने के लिए। टेक्स्ट में लेफ़्ट और राइट भी यूज़ कर सकते हो। लेफ़्ट और राइट भी डाल सकते हो ये चीज़। तो ये पूरी लिस्ट हो गई अपने पास। अगर इतना सारा कुछ आता है तो ऑलमोस्ट हम लोग को फंक्शन पूरा का पूरा आता है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। ये लिस्ट बना लो क्योंकि हम कल पूछेंगे और इसी के हिसाब से पहले सारे फंक्शंस को कंप्लीट करने वाले है ना। तो ये तो कुछ फंक्शन का नाम हो गया। अब हम लोग फंक्शन को सर्च कैसे करते हैं या फंक्शन कैसे काम करते हैं ज़रा इसको देखिए। एक नया शीट ले लेते हैं और पहले समझ लेते हैं कि VLOOKUP काम कैसे करता है। पहले क्या समझ लेते हैं? VLOOKUP फंक्शन, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट दिए हैं उसमें किसका इस्तेमाल होगा? VLOOKUP का। तो VLOOKUP के बारे में समझ लो कि VLOOKUP हमेशा अपने राइट साइड के वैल्यू को सर्च करता है। किधर के वैल्यू को? अपने राइट साइड के वैल्यू को सर्च करता है, लेफ्ट साइड के वैल्यू को सर्च नहीं करेगा। शायद ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी, तो हम फिर से आपको बताते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या डालते हैं, कोर्स का नाम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? कोर्स का नाम डाल देते हैं। नेम ऑफ कोर्स, नेम ऑफ कोर्स। उसके बाद क्या डालते हैं? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। फिर क्या डालते हैं? फी ऑफ कोर्स। क्या डाल देते हैं? फी ऑफ कोर्स। और भी कुछ? हाँ, क्या रखना है? टाइप ऑफ, अच्छा टाइप ऑफ कोर्स भी रखना था। हाँ, तो नेम ऑफ कोर्स में आ गया। नहीं, शायद डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन वाला कोड रही होगी बनाने को, राइट। अच्छा ठीक है। तो अगर वैसा कुछ करना है बच्चा, तो पहले क्या करना पड़ेगा? ये कहानी हटा देनी होगी
और दूसरी कहानी ये करनी पड़ेगी, चलो हम लोग फटाफट बना लेते हैं, सही कह रही है। तो मान लो यहाँ पे हमने लिखा बेसिक, क्या लिखा बेसिक, बेसिक के बाद क्या डाल दिया, हाँ नेटवर्किंग, क्या नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग के बाद फिर क्या डाल दिया सर्वर, क्या डाल दिया सर्वर, सर्वर के बाद क्या डाल दिया प्रोग्रामिंग, क्या डाल दिया प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के बाद क्या डाल दिया, बेसिक हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सर्वर हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया। अब डाल देता हूँ डेटाबेस, क्या डाल देता हूँ डेटाबेस, अच्छा ठीक है। हाँ अब बात करते हैं सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का। अच्छा इसके बाद और क्या कोर्स हो, हाँ हाँ देखो तो कम से कम इतना तो एक आइडिया हो गया, आप बता रही हो हमें। और बताओ नेक्स्ट, बेसिक हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सर्वर हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, डेटाबेस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, और कितने तरह के कोर्सेज हैं यहाँ पे। कम से कम अब याद तो रहेगा ना, क्या बोलते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। सर्वर लिखे हैं कि नहीं लिखेंगे, हाँ सर्वर लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर डेस्कटॉप सपोर्ट, क्या डेस्कटॉप सपोर्ट, और क्या हो सकता है, और हो सकता है डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट। अब जैसे बेसिक में कौन कौन सा कोर्स हो सकता है, देखा DCA हो सकता है, ADCA हो सकता है, टैली हो सकता है, DTP हो सकता है ना, ये बेसिक्स में हो जाएगा। CCC हो सकता है, क्या हो सकता है CCC हो सकता है ना, वो बेसिक में नहीं आता। अब वो सारे डिप्लोमा में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, नेटवर्किंग में बात करेंगे CCNA, CCNP और CCIE, ये हो गया नेटवर्किंग में। सर्वर में बात करें तो MCSE, RSCE, ये दोनों आ जाएगा किस में, सर्वर में। MCP, ये सब किस में आ जाएगा, सर्वर में आ जाएगा। अब प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में C पढ़ सकते हैं, C++ पढ़ सकते, C# पढ़ सकते हैं ना, जावा पढ़ सकते हैं, पाइथन पढ़ सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, एक और नाम बताई थी PHP पढ़ सकते हैं ना, रूबी पढ़ सकते हैं, पर्ल पढ़ सकते हैं, है ना, स्विफ्ट पढ़ सकते हैं, है ना। ये सारा लंबा लिस्ट किसका है। अब डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस में क्या पढ़ सकते हैं, MySQL पढ़ सकते हैं, MongoDB पढ़ सकते हैं, Oracle पढ़ सकते हैं, ये अलग अलग ऑप्शन है। सिक्योरिटी में हम लोग पढ़ सकते हैं बेसिकली CEH पढ़ सकते हैं, LPT पढ़ सकते हैं, OSCP पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, और फिर गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा और क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में माइक्रोसॉफ्ट, हाँ AWS, ये दो कर सकते हैं, और VM कर सकते हैं, VM क्लाउड कर सकते हैं। अब उसके बाद डेस्कटॉप सपोर्ट में क्या कर सकते हैं, A+ कर सकते हैं, DIH कर सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा साइंस कर सकते हैं। तो चलो ये हमारे पास एक लिस्ट बना। अब इसके बेसिस पे हम लोग को क्या बनाना है, ड्रॉप डाउन। कैसे बनेगा, बड़ा आसान,
अभी क्यों लिखेगा, पहले तो इसका तो बना लेंगे, तो अभी ये तो बनेगा उसके बाद ना। अब उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे पहले क्या लिखना है, मेरे को एक लिस्ट लेकर के आना है। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा टाइप ऑफ कोर्स, लिख सकता हूँ ना, टाइप ऑफ कोर्स, ठीक है। अब यहाँ क्या आना चाहिए, नेम ऑफ कोर्स आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, नेम ऑफ कोर्स। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, इन सारे कोर्सेज का भी क्या होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए, राइट। तो इन सारे कोर्सेज का अगर डिटेल जो तुम बोल रहे हो कि वो फ़ी और ड्यूरेशन कैसे आएगा, तो वो उसका जवाब सुन लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा नेम ऑफ कोर्स, क्या लिखा, नेम ऑफ कोर्स, फिर क्या लिखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना, फिर क्या लिख सकते हैं, फी ऑफ कोर्स, राइट। और इस एक काम और कर सकते हैं, चलो यहाँ टाइप ऑफ कोर्स लिख देते हैं, नेम ऑफ कोर्स लिख देते हैं, और यहाँ फी, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स लिख देते हैं, फी ऑफ कोर्स लिख देते हैं, राइट। अब नेम ऑफ कोर्स पहले से हम डाल के रखेंगे, नेम ऑफ कोर्स क्या करके रखेंगे, डाल के रखेंगे, यहाँ पे चाहो तो हाँ बिल्कुल डाल के रख सकते हैं, कैसे जी। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ कोर्स में कोर्स का नाम डाल देते हैं। तो कोर्स का नाम जैसे हमने क्या डाल दिया, DCA। ड्यूरेशन क्या डालेंगे इसका, ड्यूरेशन इसका मान लीजिए कि हमने क्या डाल दिया, 3 मंथ्स डाल सकते हैं ऐसे, 3 मंथ्स। फी क्या डाल देते हैं, 4000। अब उसी तरीके से फिर क्या आ गया, ADCA क्या डाल देता हूँ मैं, 6 मंथ्स, क्या डाल देता हूँ इसका, 8000। और उसके बाद क्या डाला हमने, ट्रैली, ट्रैली क्या होगा, 2 मंथ्स, और क्या है इसमें हमने डाल दिया 5000। अच्छा उसके बाद क्या है, DTP क्या होगा, 6 मंथ्स का, और इसके लिए क्या पे करना होगा, 10,000। अच्छा DTP के बाद क्या है, CCC है, CCC में कितना लग जाएगा, 6 मंथ लग जाएगा, क्या फ़ी लग जाएगा, फ़ी लग जाएगा इसका 7000। अच्छा चलो ये तो हो गया बेसिक वाला सब। इसी तरीके से सबकी एंट्री होगी CCNA। अब CCNA कितने का होगा, 2 मंथ्स का होगा, क्या फ़ी होगा इसका, 15,000 फ़ी होगा। CCNP क्या होगा, ये होगा 4 मंथ्स का, कितने का, 4 मंथ्स का, और क्या इसका फ़ी लग जाएगा, 25,000। CCIE कितने का होगा, ये होगा 12 मंथ्स का, और इसके लिए फ़ी क्या देना पड़ेगा, फ़ी देना पड़ेगा इसके लिए 80,000। क्या देना होगा, 80,000। अच्छा 8,000 या 80,000, नहीं ठीक है। अब हम बात करते हैं MCSE का। MCSE के लिए क्या टाइम देना होगा, 3 मंथ्स का, क्या फ़ी देना होगा, 12,000। RSC के लिए 3 मंथ्स, क्या फ़ी देना होगा, 15,000। और RSC के बाद अगर हम बात करें फिर MCP का, क्या देना होगा, 1 मंथ्स का टाइम है, क्या देना होगा, 5,000। और इसके बाद बात करते हैं C का। C क्या है, 1 मंथ्स, क्या लगेगा फिर, 3,000। C प्लस 2 मंथ्स, क्या फ़ी लगेगा, 5,000। C शार्प क्या लगेगा, 2 मंथ्स, क्या फ़ी लगेगा, 55। जावा क्या लगेगा, 3 मंथ्स, क्या चार्ज लगेगा, जावा। पाइथन 2 मंथ्स, क्या लगेगा, 12,000। जावा स्क्रिप्ट है ना, जावा स्क्रिप्ट 2 मंथ्स, क्या लगेगा, 10,000। PHP क्या लगेगा, PHP के लिए 1 मंथ्स, 10,000। रूबी के लिए क्या लगेगा, 2 मंथ्स, 10,000। पर्ल 2 मंथ्स, 10,000। स्विफ्ट भी है ना, स्विफ्ट 2 मंथ्स, 12,000। और भी कुछ डेटा है, हाँ है ना, अब डेटाबेस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, डेटाबेस से रिलेटेड है। अब हम एक बात बताओ, हम चाहते हैं कि सब तो स्क्रॉल हो, ये स्क्रॉल नहीं हो, कौन सा, ये जो प्रोग्रामिंग वगैरह है वो स्क्रॉल ना हो। अभी गड़बड़ क्या हो रहा है, बार बार मुझे देखना पड़ेगा जा करके, क्या कोई तरीका है, क्या मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है,
सारा रो तो स्क्रॉल हो, लेकिन ये जो है ना बेसिक नेटवर्किंग हो स्क्रॉल ना हो। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है फ्रीज पेन। क्या होता है? देखो कहीं फ्रीज पेन दिखेगा तो हमको ही बताना। चलो ऐसे मुझे भी दिख गया, ये ऑप्शन है ना। अब देखो कुछ भी अगर स्क्रॉल भी मैं करता हूँ कोई फ़र्क नहीं, सब कुछ जा रहा है ऊपर, लेकिन डेटा सिक्योरिटी वाला रो जा रहा है ऊपर। चलो अब डेटाबेस से रिलेटेड क्या था? MySQL, MongoDB और Oracle, ये तीन था ना। MySQL सीखने में कम से कम 1 महीने का समय देना होगा। MongoDB में कम से कम 1 मंथ का टाइम देना होगा। Oracle में कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। हाँ। अब उसके बाद फिर क्या बचा? सिक्योरिटी में क्या था? CH के लिए कम से कम क्या देना पड़ेगा? 6 मंथ्स का टाइम देना होगा। फी क्या देना पड़ेगा? 40,000 फी देना पड़ेगा। LPT, इसके LPT कितना टाइम देना होगा? 3 मंथ्स का टाइम होगा। क्या फी देना पड़ेगा? 20,000। क्या समय देना पड़ेगा? 6 मंथ। क्या फी देना होगा? 50,000। ऐप डेवलपमेंट यही था ना। और ऐप डेवलपमेंट में क्या टाइम देना पड़ेगा? 6 मंथ्स का टाइम देना होगा। क्या फी देना पड़ेगा? क्या था? वेबसाइट डेवलपमेंट में भी क्या समय देना पड़ेगा? 6 मंथ का 25,000। वेबसाइट डेवलपमेंट में भी कम से कम 6 मंथ का टाइम देना होगा। 40,000। चलो इसके बाद क्या था? क्लाउड एमए के लिए 2 मंथ्स का टाइम देना होगा। 10,000 AWS 2 मंथ्स का टाइम देना है। 10,000 VM के लिए भी 2 मंथ्स का टाइम देना है। 10,000 अच्छा नोट कर लिया क्या तुम सब? और वो अलग आ जाएगा, मार्केटिंग में आएगा। अभी डाल के छोड़ देते हैं इसी में। किस वाले में? ऑल डन। तो डेटा सेट तो हमारा तैयार हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो डेटा सेट है ना, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एक ड्रॉप डाउन बनाना है। क्या बनाना है? एक ड्रॉप डाउन बनाना है। और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? वैलिडेशन का, डेटा वैलिडेशन का। तो यहाँ कर्सर रख लो और क्या कर लो? डेटा वैलिडेशन पे जाओ। यहाँ
पे गए हम लोग और कहाँ जाते हैं, डेटा पे जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं, और वैलिडेशन में जाके क्या ले लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं। और लिस्ट में क्या ले लेंगे बताओ तो? हाँ, ये वाला पार्ट ना, ये हमने ले लिया और उसके बाद क्या कर लिया जाए, ओके। अब देखो यहाँ पे तो लिस्ट आने लगा ना। अब इसी लिस्ट के हिसाब से ये जो है इसको खींच के काम नीचे डाल देते हैं। ऐसा क्यों किया समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइप ऑफ कोर्स। क्या लिख लेते हैं? टाइप ऑफ कोर्स, इसके लिए सही, राइट। और यहाँ हम चाहते हैं कि नेम ऑफ कोर्स अपने आप आ जाए, बाकी सारा डेटा अपने आप आ जाए, यही ना हमारा टारगेट है। अब बिल्कुल किया जा सकता है। तो नेम ऑफ कोर्स यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले इन सभी को क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? ये रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना होता था, याद करो, कहाँ जाते थे? फॉर्मूला में। और यहाँ क्या लेते थे? क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन। और यहाँ से लेफ़्ट को हटा के टॉप को सिर्फ चेक रखेंगे और क्या कर देंगे, ओके। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ जा कर के क्या करना है मुझे? ड्रॉप डाउन बनाना है। तो डेटा पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। और डेटा वैलिडेशन में कहाँ जाते थे, याद करो, लिस्ट पे। और यहाँ इक्वल टू दे करके क्या लिखते थे हम लोग? हाँ, यहाँ इनडायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। और ये इनडायरेक्टली किस पे वैल्यू सर्च करना है? इस पे। और इसको हमने सेलेक्ट किया, बस ओके। अब देखो, जैसे मैंने सर्वर लिया है तो सर्वर में क्या आ रहा है? 3 ऑप्शन आएगा, आ रहा है। अच्छा देखना, अब मान लो कि मैंने क्या करा, यहाँ से हमने सर्वर के बजाय एक और काम करते हैं, इसको सेंटर में कर दें क्या हम लोग? ऐसे अगर कर देते तो विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाती, राइट। अब देखो सर्वर लिए हैं, अब सर्वर के जगह पे जब प्रोग्रामिंग लेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा हम लोगों के पास? एक लंबी लिस्ट आएगी, राइट। तो डिपेंडेंट बना या नहीं बना? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो हमने पहले भी बताया था आप लोगों को इस तरीके से। अब देखो कि जो मैं यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करूँ ना, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आ जाना चाहिए। और क्या आ जाना चाहिए? फी ऑफ कोर्स भी आ जाना चाहिए, यही ना। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स भी आ जाना चाहिए, फी भी आ जाना चाहिए। ये होगा कैसे? तो यहाँ हमें लुकअप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा? लुकअप फंक्शन। कौन सा लुकअप? वी लुकअप। कौन सा? वी लुकअप। क्योंकि हमें, अच्छा बताओ कि हमारा डेटा जो है वर्टिकली है कि हॉरिजॉन्टली है? कॉलम वाइज है या रो वाइज है? अगर कॉलम में डेटा है तो हम बोलेंगे कि हमारा डेटा वर्टिकली है। अगर हमारा डेटा रो वाइज है तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टली है। तो अभी डेटा हमारा वर्टिकली है कि हॉरिजॉन्टली है? तो वर्टिकली अगर कोई डेटा हो और उसको सर्च करना हो तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? वी लुकअप। अच्छा, वी लुकअप होता है, ठीक है। तो वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वी लुकअप का कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि वी लुकअप अपने राइट साइड के वैल्यू को सर्च करता है, लेफ्ट साइड के वैल्यू को सर्च नहीं करता है। अब जैसे कि नेम ऑफ कोर्स से आप किसको सर्च कर सकते हैं? ड्यूरेशन को कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ कोर्स से आप नेम को सर्च नहीं कर सकते। खैर वो एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाएंगे कल। अभी ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें। चलो, क्या लिखोगे यहाँ पे? वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप को क्या चाहिए? पहले लुकअप वैल्यू चाहिए, जिस वैल्यू को सर्च करेगा। तो किस वैल्यू को सर्च करना है? यहाँ जो रहेगा इस सेल में वैल्यू, उसी को सर्च करना है ना। बोलेंगे हाँ, इसको सर्च करना है। चाहो तो इसको क्या कर लो, कैसे? कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या डालना है? टेबल है, टेबल एरे। कहाँ सर्च करना है इसको? तो टेबल एरे में क्या डालेंगे? या तो इसका टेबल बना लो, जो सबसे आसान हो जाएगा। और अगर टेबल नहीं बनाया आपने तो क्या करना है? इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने का भी कई तरीका मालूम। चलो, ऐसे अगर टेबल बनाया हुआ रहता तो बस टेबल का नाम देना पड़ता, रेंज हमें नहीं देना पड़ता। उसके बाद क्या करेंगे? कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा दे करके कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या डालेंगे? किस कॉलम में इसे सर्च करना है? कॉलम किस कॉलम में सर्च करना है? कॉलम 1, 2, 3 कॉलम।
जो डेटा पूरा सेलेक्टेड है उसमें टोटल कितने कॉलम्स है? 3। अब देखो कि ये जो सर्च करना है आपको वैल्यू, मतलब इस सेल में जो वैल्यू है लाइक गेम डेवलपमेंट, एक गेम डेवलपमेंट इस पूरे रेंज में सर्च होगा, लेकिन इस पूरे रेंज के किस कॉलम में? तो ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया। कॉलम 2 में ना तो क्या डालेंगे यहाँ पे? 2 डाल देंगे। फिर कॉमा दे करके क्या, अब ये 2 चीज़ पूछता है, फॉल्स और ट्रू, एग्जैक्ट और अप्रॉक्स वैल्यू। तो एग्जैक्ट देखो, लुकअप फंक्शन क्या करता है कि अगर इसको वैल्यू नहीं मिलेगा तो जो वैल्यू खोज रहा है उसके पहले का जो वैल्यू रहेगा उसको दिखा देगा। तो हम चाहते हैं ऐसा ना करें, एग्जैक्ट अगर वैल्यू मिले तब दिखाया, नहीं मिले तो ब्लैंक ही छोड़ दो। तो इसके लिए हम एग्जैक्ट वाले को चूज करेंगे, और एग्जैक्ट के लिए क्या लिखना होता है? फॉल्स। क्या लिखना होता है? फॉल्स। और इसके बाद क्या करना है? इंटर। अब देखना, निकाल के दे दिया, क्या आ गया यहाँ पे? पक्का आ रहा है? अच्छा देखना, मान लो मैंने यहाँ से बेसिक ले लिया। क्या ले लिया? बेसिक ले लिया। अब बेसिक में जा करके हमने क्या किया? DCA। अब जैसे में हमने DCA किया तो क्या हो गया ये? अब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, एट अ टाइम चेंज हो रहा है या क्या? तो क्या कर दिया जाए? इसका अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो तुम लोग इधर क्या करेगा, रह कर इसको भेज देते हैं सेंटर में। अब देखो, अगर मैंने DCA किया तो 3 मंथ आ रहा है, जैसे ही ADCA करेंगे क्या हो रहा है? पक्का ना? और जैसे ही हमने DTP किया क्या हो रहा है? 6 मंथ चेंज हो रहा है सारी चीज़ें। और जैसे ही हम वापस से DCA करेंगे क्या हो जाएगा? 3 मंथ। अच्छा, अब चाहते हैं कि फी भी निकल रहा है ऐसे ही, तो क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल टू, और क्या देना होगा? VLOOKUP, और कहाँ से वैल्यू सर्च करना है? तो यही तो खोजना है, तो यहाँ क्लिक कर लो और उसके बाद लॉक कर लें, उसके बाद कॉमा, तो उसके बाद अब ये पूरा एरिया है। आप लोग को टेबल मिस कर रहे हैं? अब अभी कम डेटा है तब तो ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो सिलेक्शन में थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको टाइम देना पड़ेगा। इतना करने के बाद फिर क्या करना है? कॉलम इंडेक्स इस बार क्या डालिएगा? कॉलम इंडेक्स नंबर 3 डालिएगा। उसके बाद क्या करना है? वॉल्स कीजिएगा। क्या कीजिएगा? बस। अब देखो तो सही काम कर रहा है। अगर मैंने CCC लिया तो क्या हो रहा है? फी चेंज हो रहा है। लुक एट दिस चेंज। अच्छा देख ले, ऐसा कुछ नहीं। किसका? दीपा के लैपटॉप? उससे कोई मतलब नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो इसको देखो, अनन्या सही कह रही है, कुछ तो गलती होगा, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में पहले ही क्लास में पढ़ी थी, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब जब तक गलत इनपुट नहीं करेंगे गलत आउटपुट नहीं देता है। तो ये तो अपने बात पे स्टिक है, ठीक तो है। कुछ गलती कर रही है तभी गलत हो रहा है। अब तुम लोग अगर खुन्नस निकालने के लिए बोलोगे तो अच्छा गलती है तो तू ही ठीक कर, तो एक अलग बात है। चलो अब चेंज करके देखें। देखो ये परफेक्टली काम कर रहा होगा। जैसे डेटाबेस चूज़ किया तो अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, उसके हिसाब से सारा कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? यही बोला था ना करने को आप लोग। अच्छा ये हो गई बात। और आप लोगों के लिए क्या था, यहाँ तक का कहानी कंप्लीट है। तो देखो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन के लिए हमने एक डेटा सेट अलग तैयार किया। यहाँ जाकर के क्या लगा दिया जाए? ऑल बॉर्डर लगा दिया जाए। एक डेटा सेट ये मेरा है, दूसरा क्या है मेरे पास? ये। अब चाहो तो इसकी आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दूसरा डेटा सेट हमारे पास ये वाला है, यहाँ तक। ये चाहो तो अलग अलग आप सीट पे भी रख सकते थे, हमने एक ही सीट पे सबको रखा। और तीसरा जो आपने तैयार किया है ये खोजने वाला, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे ही किसी ने क्या किया, यहाँ से अपना टाइप ऑफ कोर्स चेंज करेगा, टाइप ऑफ कोर्स चेंज करेगा अपना, उसी के हिसाब से इसको चूज़ करने को मिलेगा और उसी के हिसाब से इसको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा।
तो यही तो आपको हम करने के लिए बोले थे। अब रही बात, ये तो हो गया यहाँ पे, लेकिन तरीके से क्या करना होता है कि ये जितना भी डेटा है वो अलग जगह रखिए, और जो काम हमें यूज़र इंटरफेस का होगा वो हम अलग शीट पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एक अलग शीट पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको एक सॉफ्टवेयर का हमें रूप देना है। कैसे दे सकते हैं, ज़रा समझते हैं इस बात को। तो एक डैशबोर्ड बना लिया जाए हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। क्या बना लिया जाए? हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। तो कोई नहीं, हमने एक और सेट लिया है, इसका नाम क्या रख दिया? HSMS दे सकते हैं, हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ एक हम डैशबोर्ड बना लेना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? एक डैशबोर्ड बना लेना चाह रहे हैं। और उस डैशबोर्ड के थ्रू क्या करना है, क्या क्या ऑप्शन देना है, ये बता। स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। क्या हो सकता है? एडमिशन हो सकता है। कोई कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकता है, या और कुछ, या फिर उसका सर्टिफिकेट प्रिंट करना हो सकता है। क्या हो सकता है? सर्टिफिकेट प्रिंट करना हो सकता है। आईडी कार्ड इशू करना हो सकता है। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट में एक डैशबोर्ड बना लेना है। उस डैशबोर्ड पे जो भी फंक्शनलिटीज़ देना है, जो भी फीचर्स यूज़र को देना है, उन सारे फीचर्स को यहाँ पे लिख लोगे, कर लोगे। अब सबसे पहला क्या है, ये बना लेने के बाद हम आ जाते हैं अगले शीट पे। यहाँ मुझे एक क्या बनाना है, कोर्स इंक्वायरी के लिए क्या बना देना है। मान लो हमने कहीं कुछ लिखा है यहाँ पे, कोर्स इंक्वायरी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब कोई भी बच्चा क्या चाहता है, कोर्स इंक्वायरी करना। अब कोर्स इंक्वायरी कैसे करेगा कोई? तो कोर्स इंक्वायरी के लिए हमने यहाँ पे मान लो ये पार्ट सेलेक्ट करके क्या कर दिया, या रहने देते हैं इसको एज इट इज़, क्या दिक्कत है, नहीं ना। और यहाँ इसने क्या किया, अपना नेम ऑफ कोर्स डाला। क्या डाला? नेम ऑफ कोर्स डाला। अब नेम ऑफ कोर्स जैसे ही डाले तो उसका सारा डिटेल आ जाए, सारा। अब सारा डिटेल में क्या आ जाए, नेम ऑफ कोर्स में नेम ऑफ कोर्स डालने के बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आ जाए, फी ऑफ कोर्स आ जाए, ये दो डिटेल आ जाए। अब जैसे ही यहाँ पे कोई टाइप करे तो, और अगर नहीं अवेलेबल हो तो यहाँ पे लिख दे नॉट अवेलेबल। क्या लिख दे? नॉट अवेलेबल। चलो इसको डेकोरेट कर लेना खुद से, क्योंकि डेकोरेट करने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है अभी। बॉर्डर वगैरह लगा लेना, कलर वगैरह लगा लेना, ये सब चीज़ कर लेना है। ऊपर कहाँ जा रहा है? ये वाला था ना। अब जैसे ही किसी ने यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स डाला, जैसे पाइथन डाला सपोज, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए कि पाइथन का क्या ड्यूरेशन होगा, क्या फी होगा। क्या आ सकता है ऐसा? हाँ आ सकता है। कैसे? वी लुकअप अभी तो पढ़े हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्वल टू वी लुकअप, और उसके बाद क्या पूछ रहा है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू कहाँ मिलेगा मेरे को? यहाँ मिलेगा। और कहाँ से कहाँ शुरू होगा? ये रहा। अब यहाँ जा कर के क्या करेंगे इसका, कॉमा। अब पूछ रहा है टेबल, क्या डाल रहा हूँ यार, चलो गड़बड़ कर दिया हूँ मैं, माय बैड, गड़बड़ कर दिया हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्वल टू वी लुकअप। खोजना तो इसे है ना। और यहाँ क्या करेंगे? 4 कॉमा, पहले लुकअप वैल्यू क्या खोजना है वो बताएंगे। शीट 2 में जाएंगे, हमने लास्ट टाइम गलती किया था। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज पूरा हमने डाल दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो 2 ही डालेंगे ना। और उसके बाद क्या डालेंगे,
फॉल्स। एंटर कर दें तो आ गया। अब मान लो इसी को जैसे अब करना है तो इसको कुछ नहीं करो, ड्रैग कर दो। क्या कर दो? अब उतना क्यों? तो अभी नॉट अवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि यह तो C5 ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। 2 के जगह पे यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डाल देंगे? 2 के जगह पे क्या डाले हैं? क्या हो रहा है? यहाँ गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे क्या डालना है? 2। और यहाँ क्या डालना है? 2 के जगह पे 3। सही गया है? हाँ सही गया है, लेकिन अब रेंज गड़बड़ हो गया। और कि रेंज भी क्या हो गया? कॉपी हुआ होगा तो बड़ा होगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से D नहीं होना चाहिए, C होना चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं। मेरे ख्याल से C होना चाहिए। क्या होना चाहिए? C, क्योंकि जब वो हमने किया है तो क्या होगा? ये साथ में ये भी तो बढ़ेगा। तो ये जो हमने लिखा है ना, यहाँ पे C होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए? E होना चाहिए। अगर वही लॉक किए हुए रहते तो कोई मसला नहीं था। अब पाइथन के जगह पे मान लीजिए हमने क्या लिखा? जावा लिखा, तो क्या होगा? जावा के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब मान लिया जाए हमने लिखा कुछ भी SSS, अब क्या? नॉट अवेलेबल आ गया। और अगर वही हमने स्विफ्ट लिखा, क्या आ रहा है? तो इस तरीके की सर्चिंग के लिए हम लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते? सर्चिंग के लिए बना सकते हैं। तो जैसे कोर्स को हमने सर्च किया, मान लो कि हमारे पास स्टूडेंट का एक टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट की एंट्री होगी। अच्छा, ये हमने इसका नाम क्या कर दिया? इसका नाम बदल करके हमने कर दिया कोर्सेज। क्या? या लिस्ट ऑफ कोर्स, लिस्ट ऑफ कोर्स। उसी तरीके से एक हम टेबल क्या बना लेंगे? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के नाम से। किस नाम से? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के नाम से। और सारे स्टूडेंट की एंट्री कहाँ दिखनी चाहिए? यहाँ पे। और एक एडमिशन फॉर्म के नाम से बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये तो हो गया। अच्छा, इसी का नाम बदल दिए, एक नया बना लेंगे। एडमिशन फॉर्म बनाना आता है ना? एक एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करना, उसमें एक बटन बनाएंगे सबमिट का। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करें तो उसका सारा डेटा कहाँ चलाना चाहिए? एक शीट में चलाना चाहिए। ये बात नहीं समझ में आया? नहीं, दीपा का भी तो एक्सप्रेशन नहीं कह रहा है। करना क्या है, यहाँ हमने एक फॉर्म दे दिया। फॉर्म समझते हो ना? फॉर्म दिया, फॉर्म में एक सबमिट का बटन दे दें। फॉर्म फिलअप करने के बाद जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करें तो उस फॉर्म का डेटा हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के अंदर आ जानी चाहिए। अब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के अंदर कैसे आएगा? तो कहीं क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। सब कुछ हटा दें। यस, यहाँ पे हमने क्या डाला? स्टूडेंट आईडी डाल दिया, स्टूडेंट का नाम डाल दिया, क्या डाल दिया? एफ नेम डाल दिया, फादर्स नेम डाल दिया, और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, डेट ऑफ एडमिशन डाल दिया, नेम ऑफ कोर्स डाल दिया, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स डाल दिया, फी ऑफ कोर्स डाल दिया। और भी स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी रखनी है, हाँ, फ़ोन रख दिया, ईमेल रख लिया, और भी कुछ, और क्या रहता है? एड्रेस रख लिया और फोटो रख लिया। क्या? नहीं। अब ये हमने एक शीट बना दी है इस तरीके से। और हम चाहते हैं कि जो फॉर्म हमारा हो ना, उस फॉर्म को जैसे ही मैं फिल करूँ तो उस फॉर्म का डेटा कहाँ उठ करके चलाना चाहिए? यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो तुम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, पहले जितना बताया उतना कर लो। और दिमाग उसके बाद क्या लगाना कि 2-3 तरह का काम करना होगा। हबनेट के अंदर क्या है? कोर्सेज हैं, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं। 3 चीज़ तो बेसिक समझ में आ रहा है। तो अगर नया कोर्स जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? नया स्टूडेंट को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? कोर्स को सर्च करना है तो कैसे करेंगे? स्टूडेंट को सर्च करना है तो कैसे करेंगे? अब मान लो जैसे हम किसी स्टूडेंट का डेटा सर्च किए तो हमें सर्च करके बता दें कि उसका कोर्स कंप्लीट है या नहीं, कोर्स का स्टेटस भी बता दें, उसका फी का भी स्टेटस बता दें। क्या बढ़िया रहेगा एक सॉफ्टवेयर? तो इस तरीके का बनाया जा सकता है। और जो भी पढ़े बस उतना ही कॉन्सेप्ट लगा के बनाएंगे, मतलब सिर्फ भी लुकअप को लगाना है।
और ये काम स्टॉक पे भी कर सकते और स्टूडेंट मैनेजमेंट पे भी कर सकते। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखें।